नमस्कार, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। उत्तराखंड चुनाव 2012 पर आधारित हमारी खास प्रस्तुति वोट करेगा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए उत्तराखंड मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष उप्रेती स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं नैनीताल जिले के चुनावी सफर पर। इससे पहले कि हम नैनीताल के अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाएं, आइए लुत्फ उठाते हैं सियासी रंगे मिजाज से तरबतर कुछ मजेदार खबरों का चुनावी चटपट पे। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार हरीश खरे का जाना वस्तुतः हिंदी और अन्य क्षेत्रीय मीडिया की विरोध की वजह से था। उनकी बार बार ये शिकायत आ रही थी कि खरे बेहद अंग्रेजीदा हैं, अड़ियल हैं और हिंदी तथा भाषाई पत्रकारों को तरजीह नहीं देते। 10 जनपद बनाम 7 रेस कोर्स की लड़ाई सार्वजनिक होने से और आए दिन इसके बारे में खबरें छपने से पीएम का खरे से पहले मुंह भंग हो चुका था। सो जब खरे से यह कहा गया कि अब वे पुलक चटर्जी को रिपोर्ट करें तो इसके लिए खरे राजी नहीं हुए। उनकी जिद थी कि वे बस पीएम को ही रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे में उनकी जगह एक नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। नाम तो प्रणय रॉय, भारत भूषण, आलोक मेहता, विनोद शर्मा आदि के चल रहे थे, पर इन पत्रकारों की यही जिद थी कि वे पुलक को रिपोर्ट नहीं करेंगे। पर कृष्ण की नगरी मथुरा के पंकज पचौरी को न तो पुलक को रिपोर्ट करने से परहेज था और न ही भाषाई पत्रकारों से कोई खास एलर्जी। वैसे भी पंकज के हिंदी पत्रकारों से अच्छे रिश्ते हैं। इनकी पत्नी मराठी हैं। चुनांचे भाषाई पत्रकारों में भी इनकी पहुंच है। पर पीएमओ में अभी भी यह चर्चा चल रही है कि पंकज पीएम की आखिरी चॉइस नहीं है। जब तक खरे के अस्थानापन्न की तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक वे बने रहेंगे। लगता है यह खबर बाहर भी लीक हो गई है। इसलिए तो महज औपचारिक मुलाकात के लिए पंकज ने प्रणब मुखर्जी और अडवाणी से जब मिलने का समय मांगा तो इन दोनों ही जगहों पर उन्हें निराशा हाथ लगी। यह थी चुनावी चटपट। अब समय आ गया है कि हम नैनीताल जिले की अपनी चुनावी यात्रा का श्री गणेश करें। झीलों का शहर है नैनीताल। ये 64 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि सती की बाईं आंख नैनीताल में गिरी थी, जिससे इस स्थान का नामकरण हुआ नैनीताल। नैनीताल शहर के बीच में जो ताल है उसका आकार आंख के समान है। सो नैना और तल यानी ताल के कारण नैनीताल नाम पड़ा। पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ 40 झीलें थी, लेकिन वृक्षों की कटाई, जंगलों के उजड़ने और क्लाइमेट चेंज के कारण ये झीलें लुप्त प्राय हो गई है। स्कंद पुराण और मानस खंड में यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कर्मस्थली है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों को जब प्यास लगी थी तो भीम ने यही धरती में से पानी निकाल अपने भाइयों की प्यास बुझाई थी। जिस जगह से पानी निकला वह भीमताल के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं सताल जगह पर राजा नल और दमयंती ने अपने प्रवास के 14 साल बिताए थे। अब हम नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर नजर डालेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं नैनीताल विधानसभा सीट के सफर पर। आजादी के बाद 1952 और 1957 में नैनीताल से कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी विधायक बने। यह ठाकुर और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। परिसीमन के बाद यह पहली बार सुरक्षित क्षेत्र बना है। शहरी और ग्रामीण सीट है, कॉस्मो कल्चर है, प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र है। परिसीमन से पूर्व भाजपा के खड़क सिंह बोहरा यहाँ के विधायक थे। भाजपा से हेम आर्या इस बार मैदान में है। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। ये पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी के काम में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस से सरिता आर्य मैदान में है। हरीश रावत खेमे की हैं। व्यवहार कुशल है। 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं। बसपा से संजय आर्या मैदान में है। यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला दिखता है। आशुतोष जी, खड़क सिंह विधायक तो नैनीताल से थे, लेकिन उनके जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो काला ढूंगी में ज्यादातर हुए, तो इससे नैनीताल के लोगों में नाराजगी रही है। तो क्या इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है? देखिए, खड़क सिंह का जो कार्य रहा है, एक बात ठीक कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के काम में से जुड़े रहे हैं, जैसा आपने बताया।
तो कालोढूंगी में, क्योंकि नैनीताल में प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ बिल्डिंग एक्टिविटीज़ पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि झील प्राधिकरण जब से बना है उसके बाद से वहाँ पर एक सीमा के बाद आप कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो वहाँ जो प्रॉपर्टी के जोड़े हुए लोग हैं वो उन्होंने रुख कालोढूंगी की तरफ कर लिया है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी को लेकर के काफ़ी संभावना है। और चूँकि एक सख्त कानून आया है और रिस्ट्रिक्शन है और प्रॉपर्टी के काम और कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफ़ी वहाँ पर प्रतिबंध है। आशुतोष जी, दोनों दलों ने आर्य जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो क्या इससे बैलेंस फैक्टर में कमी है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि आर्य से ये लोग जो है शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में हैं। लेकिन जो कैंडिडेट की जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है सरिता आर्या, वो एक अच्छी मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है। लेकिन तो आपको नैनीताल में दिख क्या रहा है, वहाँ क्या देखिए, होने वाला है? नैनीताल में लड़ाई बड़ी कांटे की है, क्योंकि बसपा के कैंडिडेट के आने के बाद अगर बसपा का हाथी पहाड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर वो इस बार सफल हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा कांग्रेस, बीजेपी और भाजपा इसके बीच में। नैनीताल के बारे में हमारे चुनाव विशेषज्ञ आशुतोष उप्रेती जी का कहना है कि अगर हाथी इस दफे पहाड़ चढ़ जाता है, बसपा यानी मुकाबले में अगर आ जाता है वहां पे, तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है इस बार नैनीताल में। नहीं तो यहाँ पे एडवांटेज कांग्रेस की स्थिति दिखती है इन्हें। आइए अब हम चलते हैं भीमताल। परिसीमन के बाद यह नई विधानसभा सीट बनी है। इसमें नैनीताल, हल्द्वानी और धारी विधानसभा के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठाकुर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, 70% कस्बाई क्षेत्र है। कांग्रेस ने राम सिंह केड़ा को चुनावी मुकाबले में उतारा है। इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। कांग्रेस के ही शेर सिंह नौलिया भी टिकट के प्रमुख दावेदार थे। भाजपा ने रामगढ़ के ब्लॉक प्रमुख दान सिंह भंडारी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट भी यही से टिकट के दावेदार थे। बसपा ने मोहन पाल को प्रत्याशी बनाया है। अब आशुतोष जी, क्या भीमताल में भीतरघात एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है? खास करके गोविंद बिष्ट को टिकट नहीं मिलना, उनकी नाराजगी क्या कोई गुल खिला सकती है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय सबसे चर्चित सीट जो है वो भीमताल मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ से बसपा के जो कैंडिडेट हैं मोहन पाल, वो पैसे से काफ़ी मजबूत हैं और उनका काफ़ी व्यवसाय जो है हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में है। क्योंकि गोविंद सिंह बिष्ट वहाँ से मजबूत दावेदार माने जा रहे थे टिकट के भाजपा की तरफ से, और मंत्री भी रहे हैं। धारी से वो पिछली बार विधायक बने थे। उनको ना टिकट दे करके भाजपा ने एक सिरदर्द मोल ले लिया है। अब वो बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए भाजपा के कैंडिडेट के लिए काफ़ी परेशानी पैदा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इस भाजपा की जो भीतरघात की दिक्कत है, उससे ये फ़ायदा जो है कांग्रेस को वहाँ हो सकता है। गोविंद सिंह बिष्ट को टिकट नहीं मिलने के पीछे संघ का दबाव कहते हैं काफ़ी रहा, क्योंकि जब वो शिक्षा मंत्री थे तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नीति को लेकर उनके संघ में काफ़ी नाराज़गी थी। उसके ज़माने में जो काम हुए और जिस तरीके से जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने ट्रांसफ़र्स किए, उससे निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ता खुश नहीं थे। और उनके शिक्षा विभाग में के कामकाज से भाजपा आलाकमान भी नहीं और क्षेत्रवासी भी असंतुष्ट थे। भीमताल की ओवरऑल तस्वीर क्या आपको दिख रही है? देखिए, भीमताल से जब से ये बसपा का कैंडिडेट मोहन पाल वहाँ से लड़ रहे हैं, जो बहुत ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं और वो काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद से वहाँ का संघर्ष है त्रिकोणात्मक मुझे लग रहा है। लेकिन एडवांटेज मैं इस समय कांग्रेस को देना चाहता हूँ, क्योंकि भाजपा को अपने असंतुष्टों की वजह से काफ़ी वहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है। भीमताल के बारे में हमारे चुनाव विशेषज्ञ आशुतोष उप्रेती जी का मानना है कि जब से बसपा के मदन पाल यहाँ पे आए हैं, संघर्ष में शामिल हुए हैं, तो दोनों मुख्य दलों कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। फिर भी ये यहाँ एडवांटेज कांग्रेस मानते हैं। इससे पहले कि हम नैनीताल के अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाएं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम वोट करेगा उत्तराखंड में। आज हम नैनीताल जिला के चुनावी सफर पर निकले हैं। आइए अब रुख करते हैं लाल कुआं विधानसभा सीट की तरफ। लाल कुआं शहरी क्षेत्र है,
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। परिसीमन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र गठित हुआ है। इसमें धारी और हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। नगर पालिका है, बिरला सेंचुरी पेपर मिल यही अवस्थित है। आधारभूत सुविधाओं यानी विकास की बाट जोह रहा है यह क्षेत्र। रोजगार की समस्या है। भाजपा से नवीन दुमका, कांग्रेस से हरेंद्र वोरा और बसपा से बीएन सियाल मैदान में हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सभाओं से यहां का माहौल थोड़ा गर्म हुआ है, कांग्रेस में हुआ है। नई विधानसभा गठित हुई है ये, क्या कैसा व्यवहार करेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, लाल कुआं से मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस ने टिकट देने में थोड़ी गलती की है। यहाँ से जो पहले विधायक थे हरीशचंद्र दुर्गापाल, उनका काफ़ी यहाँ सम्मान है और वो काफ़ी जनता से जुड़े हुए हैं और वो प्रबल दावेदार भी थे टिकट के, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। फिर वो इंडिपेंडेंट मैदान में उतर गए। उसकी वजह से कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। और जो कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वोरा जी, वो उनकी छवि एक दबंग व्यक्ति की है और वो ठेके का व्यवसाय करते हैं। पैसे से तो मजबूत जरूर हैं, लेकिन उनका जनता में संपर्क वो नहीं है कि जो उनको जिताने में सहायक हो सकता है। अगर ये टिकट दुर्गापाल जी को दिया गया होता तो निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस की झोली में जा रही थी। आशुतोष जी का मानना है कि अगर यहाँ टिकट दुर्गापाल को दिया गया होता तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती। फिलहाल कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती लग रही है यहाँ पे। लाल कुआं के बाद अब बारी है हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की। यह राजपूत और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। परिसीमन के बाद हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। सड़क, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ अभाव है। यहाँ के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत की छवि क्षेत्र में अच्छी नहीं थी। कई विवादास्पद मुद्दों में उनका नाम उछला था। सो उनकी जगह भाजपा ने रेणु अधिकारी को मैदान में उतारा है। रेणु कुछ समय पूर्व तक कांग्रेस में थी और यशपाल आर्या की करीबी भी रही हैं। कांग्रेस ने इंदिरा हृदय को मैदान में उतारा है। तिवारी सरकार के दौरान इन्हें शैडो सीएम कहा जाता था। पिछला चुनाव हार गई थी। तिवारी कार्यकाल में क्षेत्र में विकास कार्य भी इन्होंने करवाए थे। बसपा ने रईसुल और सपा ने अब्दुल मतीन सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। आशुतोष जी, इंदिरा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, उनका चुनाव। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में अगर किसी सीट पर नज़र लगी है सबकी तो वो हल्द्वानी क्षेत्र है, क्योंकि हल्द्वानी से कांग्रेस की जो कैंडिडेट है इंदिरा हृदय, वो सीएम की भी प्रबल दावेदार हो सकती हैं अगर वो चुनाव जीत जाती हैं। और ये जैसा आपने बताया कि तिवारी मंत्रिमंडल में वो नंबर 2 की हैसियत में थी और काफ़ी मजबूत मंत्री मानी जाती थी और पिछले काफ़ी लंबा समय है उनका राजनीतिक जीवन। कई वर्ष वो एमएलए रही और पेशे से वो एक शिक्षिका हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में संपर्क भी अच्छा है। लेकिन उनके विकास कार्य भी उन्होंने हल्द्वानी में ठीक ठाक कराए हैं। उनकी छवि भी ठीक है और इस बार उनको एडवांटेज मुझे जो लग रहा है, ये लग रहा है बंशीधर भगत का यहाँ से जाना और रेणु एक दल बदलू का आना तो इंदिरा जी के लिए क्या फायदे की बात? देखिए, इसमें जो रेणु अधिकारी पहले कांग्रेस में थी, उनके जो पति हैं अधिकारी जी, वो उनकी एक बड़ी दबंग छवि है क्षेत्र में। हालांकि उनके पास पैसा काफ़ी है, वो काफ़ी पैसा झोंक भी सकते हैं चुनाव में और वहाँ का जितना भी नवयुवक है और जो चुनाव में उस हिसाब से वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र के लोगों का मुझे लगता है कि इंदिरा हृदय पे ज़्यादा विश्वास। मुस्लिम मतदाता कितने निर्णायक हैं? देखिए, मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका अदा करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसकी वजह से जो है कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा मुस्लिम मतों का क्योंकि डिवीजन हो सकता है। 2 मुसलमान कैंडिडेट मैदान में हैं। हाँ, इसका कितना नुकसान किस पार्टी को होने वाला है? देखिए, जो सपा और बसपा के दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम वोटों को तो उसका विभाजन तो होगा ही, उसका फ़ायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन पिछली बार का चुनाव अगर आप देखें तो मुस्लिम मतों की ओवरऑल तस्वीर हल्द्वानी की क्या देखिए दिख रही है? जो इंदिरा हृदय के चुनाव की बात है, पिछली बार मुस्लिम मतों की वजह से इंदिरा हृदय नहीं हारी थी, लेकिन कांग्रेस के एक बागी कैंडिडेट वहाँ खड़े हो गए थे, मोहन पाठक, उनकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार मोहन पाठक इंदिरा हृदय के साथ है, तो इसकी वजह से भी उनको इस बार मुझे लगता है कि एडवांटेज कांग्रेस में आपको एडवांटेज कांग्रेस मुझे दिखाई देता है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ आशुतोष उप्रेती जी का मानना है कि हल्द्वानी में एडवांटेज कांग्रेस ही है फिलहाल। इससे पहले कि हम आपको काला डूंगी और रामनगर ले चलें, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम वोट करेगा उत्तराखंड में। आइए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। यह है काला ढूंगी विधानसभा सीट। परिसीमन के बाद काला ढूंगी नया विधानसभा क्षेत्र गठित हुआ है, जिसमें हल्द्वानी और नैनीताल विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठाकुर बहुल क्षेत्र है, कस्बा और नगर पालिका है। खंडूरी मंत्रिमंडल में शामिल बंशीधर भगत भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से प्रकाश जोशी मैदान में हैं। प्रकाश जोशी राहुल गांधी टीम के सदस्य हैं, युवा कांग्रेस के सचिव भी हैं। युवा होने का इन्हें फायदा मिल सकता है। 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। कांग्रेस के बागी महेश चंद्र बतौर निर्दलीय मैदान में डटे हैं। इनकी पत्नी नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। यूकेडीपी के एसएस निगलेटिया मैदान में हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों बागियों का दंश झेल रही है। बसपा से दीवान सिंह बिष्ट भी मैदान में हैं और बंशीधर भगत हल्द्वानी छोड़कर आए हैं यहाँ मैदान में। क्या दिखता है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, काला ढूंगी में बड़ी रोचक स्थिति पैदा हो गई है। जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है प्रकाश जोशी, उसको वहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो महेश चंद्र हैं, महेश चंद्र शर्मा, जो निर्दलीय खड़े हैं, वो वहाँ के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत क्षेत्र में की है, लेकिन उनको चूंकि प्रकाश जोशी का राहुल गांधी के साथ सीधा संपर्क है, तो राहुल के कोटे से टिकट उनको वहाँ दे दिया गया। आशुतोष, राहुल गांधी की कोशिश है कि युवा नए चेहरों को सामने लाया जाए, तो इसी कड़ी में उन्होंने प्रकाष जोशी को चुना है। नहीं, वो ठीक है, प्रकाश जोशी को चुना जरूर है, लेकिन उनका और वो पिछले 2 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। प्रकाश जोशी का जो कनेक्शन क्षेत्र से होना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो थोड़ा जोड़ नहीं पा रहा है। इसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है। कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है बागी यहाँ खेल बिगाड़ सकते हैं? यहाँ मुझे इसका फायदा बंशीधर भगत, यहाँ मुझे लगता है कि बंशीधर भगत, चूंकि हल्द्वानी में उनकी स्थिति बहुत खराब थी, अगर हल्द्वानी से वो चुनाव लड़ते तो उन्होंने काला ढूंगी आकर के उन्होंने शायद मेरे ख्याल से एक समझदारी का काम किया है और यहाँ उनको एडवांटेज कांग्रेस के बागियों का उनको मिल सकता है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। आशुतोष जी का कहना है कि बंशीधर भगत काला ढूंगी आकर एक अक्लमंदी का काम कर रहे हैं, नहीं तो वहां पे उनका हल्द्वानी में खेल बिगड़ सकता था। और चूंकि काला ढूंगी में कांग्रेसी बागी बहुत सक्रिय हैं, तो इसका फायदा बंशीधर भगत को मिल सकता है। आइए अब हम चलते हैं नैनीताल जिले की आखिरी विधानसभा सीट रामनगर की ओर। गढ़वाल प्रवेश द्वार है ये। खनन की भी समस्या है। कोसी नदी पर पुल निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। भाजपा विधायक दीवान सिंह रावत खंडूरी खेमे के हैं और पुनः चुनावी मैदान में हैं। यहां मिली जुली जातियों के मतदाता हैं। मुसलमान मतदाताओं की उपस्थिति भी निर्णायक है। कांग्रेस से अमृता रावत प्रत्याशी हैं, जो तिवारी सरकार में मंत्री थी और सतपाल महराज की पत्नी हैं। बसपा से किशोरी लाल हैं। यह अमृता रावत और दीवान सिंह बिष्ट के बीच कड़ी टक्कर है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यहाँ अमृता रावत मैदान में है। सतपाल महराज की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। लोग पहले कह रहे थे कुछ मैच फिक्सिंग का मामला हुआ था बीजेपी के साथ। क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, सतपाल महाराज जी ने रामनगर क्षेत्र में आकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। इसके साथ उनको अगर ये सीट अमृता रावत नहीं जीत पाती है किसी वजह से, तो सतपाल महाराज का जो मुख्यमंत्री दौड़ में वो शामिल अपने आप को मानते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि जनता और कांग्रेस हाईकमान ये सवाल करेगा कि जब आप अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए तो प्रदेश में उपयोगिता क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अमृता रावत को स्वीकार नहीं कर पा रहा, बाहरी मान रहा है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो सतपाल महाराज का अपना संगठन है, मानव धर्म संगठन, उसके कार्यकर्ता उन्होंने झोंक दिए हैं। ताकत उन्होंने पूरी लगा रखी है। अब ये देखना है कि सतपाल महाराज की छवि का यहाँ उनको लाभ मिल पाता है कि नहीं। जो कांग्रेस टिकट के प्रमुख दावेदार थे वो तो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने लग गए। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो अमृता रावत को उन्होंने एक तरह से कसम खा रखी है कि हम इसको यहाँ से नहीं जिताएंगे, और वो सतपाल महाराज जी के लिए बहुत बड़ी एक सिरदर्द बन गया है। और आशुतोष जी, पूरे नैनीताल जिले की एक पूरी ओवरऑल पिक्चर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, नैनीताल में मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के एक 50-50 का कंटेस्ट रहने वाला है। कांटे की लड़ाई है और कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, कुछ में भाजपा मजबूत है, और कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आधे सीटें या इसी तरह का कोई रिजल्ट आने वाला है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ आशुतोष उप्रेती जी का मानना है कि नैनीताल में मामला 50-50 का है। कांग्रेस और भाजपा में बहुत जबरदस्त कांटे की लड़ाई है। पलड़ा किधर भी झुक सकता है।
नैनीताल जिले के चुनावी सफर के बाद अब बारी है हास्य व्यंग के सरताज कवि डॉक्टर सुनील जोगी के संग हंसने मुस्कुराने का। तो प्रस्तुत है जरा हटके। वोटों की दुकान लगाए देखो रागी बैठे हैं, अपराधों की फसल उगाने वाले दागी बैठे हैं। वोटों की दुकान लगाए देखो रागी बैठे हैं, अपराधों की फसल उगाने वाले दागी बैठे हैं। टिकट किसी का कटा, किसी को टिकट मिल गया धोखे से, अपने अपने नखरेले हर दल में बागी बैठे हैं, अपने अपने नखरेले हर दल में बागी बैठे हैं। हर दल में बागी बैठे हैं, सबके अपने अपने नखरे हैं और हर आदमी चाहता है कि वो चुनाव लड़े और लड़ाई के लिए टिकट की मारामारी है और टिकट का बंटवारा हो गया तो पदों की मारामारी है, लेकिन बागी हर जगह है। जनता को क्या लगता है कि अब तक नहीं विकास हुआ, क्यों जनता पानी पानी है। अब तक नहीं विकास हुआ, क्यों जनता पानी पानी है। वादे कर दे भाषण दे नेता की यही निशानी है, बार बार बेशर्मी करते जनता को हैरानी है। नागनाथ या सांपनाथ हो सबकी यही निशानी है, नागनाथ या सांपनाथ हो सबकी यही निशानी। आज का सफर बस इतना ही। कल हम फिर होंगे हाजिर कुछ नए जिलों का चुनावी लेखा जोखा लेकर। आज के प्रोग्राम का समापन हम कवि अशोक कुमार शुक्ला की एक कविता यह कैसा घर से करेंगे। स्टूडियो में मौजूद आशुतोष जी में हम आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम में कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए त्रिदी ब्राह्मण और NTI मीडिया की पूरी टीम को दें इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट। यह कैसा घर जहां बिस्तर पर उगी है नागफनी, आंगन में घूमते हैं सपोले, सोफे पर बिखरी है चींटियां, खूंटी पर टंगे हैं रिश्ते, बालकनी में लटका है भरोसा, बाथरूम की नाली में बह गई है परंपराएं, हवा में फैला है जहरीला धुआं, दीमकों ने चाट लिए हैं सुरक्षा के तने, संस्कारों को निगलता टेलीविजन और पूजा घर में कुछ इस तरह बंसी बजाते श्री कृष्ण जैसे रोम के जलने पर बंसी बजाता रहा था वहां का शासक नीरो। सचमुच कैसा है ये घर। वोट करेगा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। थोड़े से मत घबरा जाना, आगे और लड़ाई है। थोड़े से मत घबरा जाना, आगे और लड़ाई है। राजनीति के दुश्मन आपस में सब भाई भाई हैं।